26 नवंबर 2008 यही वो दिन था जब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों ने भारत के मुंबई शहर में 12 अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में बहुत सारे लोगों की जान गई। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये मुंबई के ताज होटल की है। यहां पर भी आतंकवादी हमला हुआ और बहुत सारे लोगों की जान गई। इस हमले के अंदर हमने भारत के एक वीर जवान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को भी खो दिया था। इन हमलों के बाद यह सवाल किया जाने लगा कि क्या हमारे देश की सीक्रेट एजेंसीज ने इस हमले की जानकारी को पहले नहीं भापा था? क्या इस हमले की इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका? और यही सवाल उठने लगा। पार्लियामेंट के अंदर भी यह सवाल उठा और एक मांग उठने लगी कि भारत के अंदर भी एक ऐसी काउंटर इंटेलिजेंसी या एक कह सकते हैं कि ऐसी काउंटर टेररिज्म एजेंसी का होना जरूरी है जो कि भारत के अंदर ही टेररिज्म को सफाया करने में अपना योगदान दे और जिसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि उसके खुद के लॉ के तहत, खुद के कानून के तहत देश के अंदर अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधियां चल रही है या कोई व्यक्ति किसी ऐसी गतिविधि के अंदर लिप्त है जिससे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसे अरेस्ट किया जा सके और वो इंटरनल टेररिज्म के ऊपर काम करे। इसी बात को देखते हुए 2008 में एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट के बाद 2009 में एक एजेंसी की स्थापना की गई जिसका नाम था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम एनआईए के नाम से जानते हैं। ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एजेंसी है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधियों के अंदर लिप्त है जिससे वो देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, देश की शांति को भंग करना चाहता है या हमारी अखंडता को तोड़ना चाहता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाती है। यहां पर सिर्फ मैं एक व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, अगर कोई भी ऐसी संस्था है जो लोगों को रेडिकलाइज करके भारत के खिलाफ भड़का रही है और भारत के खिलाफ काम करने के लिए उकसा रही है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी काम किया जाता है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी एनआईए कार्रवाई करता है। अब एनआईए को 2009 में फॉर्म किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत। याद रखिएगा 2008 के अंदर जब हमला हुआ था देश के ऊपर, मैं 26/11 की ही बात कर रहा हूं, उसके बाद ही इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फॉर्म किया गया था। यह बात बहुत जरूरी थी कि देश के अंदर अगर कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को रेडिकलाइज कर रही है, हमारे देश के लोगों को हमारे ही खिलाफ भड़का रही है, तो उन संस्थाओं का पता लगाना, ऐसे कुछ लोगों को पकड़ना, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना ताकि देश के अंदर वो किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम ना दे सके, यही एक प्रमुख मकसद था जिसके तहत एनआईए की स्थापना की गई है। और ये हमारे देश की एक सेंट्रल लॉ एजेंसी है। देखिए, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एजेंसी का मतलब यह होता है कि इसका खुद का एक कानून है। यह उसी कानून के तहत कार्रवाई करती है लोगों के ऊपर जो भी आतंकवादी गतिविधियों के अंदर लिप्त होते हैं। चाहे कोई व्यक्ति, जैसे अभी कुछ समय पहले के केसेस थे कि केरला के अंदर कुछ लोग वहां के यूथ को रेडिकलाइज कर रहे थे ताकि वो भारत के खिलाफ काम करें, ऐसे संगठन का, गिरोह का पर्दाफाश करना, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना या फिर टेरर फंडिंग को रोकना। टेरर फंडिंग का मतलब ये होता है कि बाहर के किसी देश से पैसा आया है या हमारे ही देश के लोग पैसा दे रहे हैं, किसके लिए? देश में आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने के लिए। इस तरह के मामलों को भी एनआईए इन्वेस्टिगेट करता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। और एनआईए का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश के अंदर ही अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको पहचानना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये एक मुश्किल काम होता है, पर एनआईए ने हमेशा बखूबी रूप से इसे अंजाम दिया है और अपने हर मिशन को पूरा किया है। और एनआईए लगातार बहुत बढ़िया काम करता जा रहा है। मेजरली 3 तरह के केसेस के ऊपर एनआईए काम करता है। पहला है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अगर कोई भी क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से होता जा रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब ये होता है कि पूरे देश में एक ऑर्गेनाइज वे से इस क्राइम को, इस गुनाह को अंजाम दिया जा रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम को पहचानना और उसके अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या अगर कोई गिरोह भी जुड़ा हुआ है तो उस गिरोह के ऊपर कार्रवाई करने का काम यहां पर हमारा एनआईए करता है। इसके बाद दूसरा आता है टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग का मतलब यह होता है कि हमारे देश के अंदर ही अगर कोई व्यक्ति या बाहर का कोई व्यक्ति देश में पैसा भेजता है और उस पैसे का उपयोग किया जाता है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में, इस तरह के गिरोह का पर्दाफाश भी एनआईए ने कई बार किया है। पर एनआईए का जो मुख्य काम होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन किसकी? कभी भी अगर कोई ऐसा शक पैदा हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोग, कोई संगठन आतंकवादी गतिविधियों के अंदर लिप्त हैं या वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि गलत है, जो कानून के अगेंस्ट है और उनका जो मुख्य मकसद है या उनका जो कह सकते कि मेन एम है
वो ये है कि देश के अंदर आतंकवाद को फैलाना, किसी ऐसे मिशन को अंजाम देना जिसके थ्रू वो देश के अंदर देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। एनआईए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का ही पर्दाफाश करता है, उनको उनके उस मामले को इन्वेस्टिगेट करता है और बेसिकली उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी काम करता है। एनआईए अपने खुद के एक एक्ट के तहत कार्रवाई करता है जिसका नाम है द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। इसके अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स है, जैसे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट हो गया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है कि देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है, जिसमें अभी संशोधन भी किया गया था जो कि काफी कंट्रोवर्शियल माना गया था। एंटी हाईजैकिंग एक्ट, इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत यह कार्रवाई कर सकता है और आरटी एक्ट के तहत भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी कार्रवाई करता है। बिकॉज आज के समय में किसी भी यूथ को रेडिकलाइज करना हो तो आईटी का सहारा लिया जा रहा है, फोन्स का सहारा लिया जाता है, वीडियोस का सहारा लिया जाता है। दैट्स व्हाई इस एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाती है। यहां पर बेसिकली मैं साइबर क्राइम की बात कर रहा हूं। तो अगर हम पूरी बात करें तो एनआईए हर उस क्राइम के ऊपर कार्रवाई करता है जो कि आतंकवाद से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य मकसद होता है कि देश की शांति को भंग करना। अब एक सवाल आता है कि एनआईए के अंदर बेसिकली इसके कितने डिवीजन होते हैं और इसके डिवीजन में से हम कौन सा डिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज आप सभी के अंदर वो जज्बा है कि आप देश की रक्षा करना चाहते हैं और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ज्वाइन करके भी आप देश के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान अपना दे सकते हैं। बेसिकली एनआईए के 3 डिवीजन होते हैं। पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता है। दैट मींस इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड काम या नहीं होता है, प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता है। दूसरा डिवीजन होता है पॉलिसी रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन। ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कोऑर्डिनेशन का काम यही करता है। जितने भी आतंकवाद की अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रमुख मुद्दों को एक साथ जोड़ना, कोऑर्डिनेट करना, ये काम एनआईए का यही डिवीजन करता है। बट इसका सबसे मेन डिवीजन है इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, जो इन्वेस्टिगेट करता है। जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो इसी डिवीजन के अंदर काम करते हैं और यही वो डिवीजन होता है जिसका काम थोड़ा सा खतरनाक तो होता है, बट इस डिवीजन के अंदर काम करने वाले लोग अपनी जान पर खेल कर भी देश की रक्षा करते हैं और आप में से बहुत सारे लोग इसी डिवीजन को ज्वाइन करना चाहते हैं। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कार्रवाई करने के लिए इसे किसी भी राज्य सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि कई बार समस्या आती है कि अगर कोई पुलिस, एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाकर कार्रवाई कर रही है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है, बट ये एक सेंट्रल एजेंसी है। सेंट्रल एजेंसी होने के कारण इसे किसी भी राज्य की पुलिस की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये डायरेक्टली कार्रवाई कर सकती है। अब एक सवाल आता है कि आप एनआईए को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है एसएससी का सीजीएल एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो कि एसएससी कंडक्ट करवाता है। ये एग्जाम सेंट्रल लेवल के ऊपर होता है और ये एग्जामिनेशन देने के बाद आप अगर इसको क्लियर कर जाते हैं तो यहां पर आपको एनआईए में डायरेक्टली पोस्ट मिल सकती है सब इंस्पेक्टर की, जो कि एक ग्रुप बी पोस्ट होती है, काफी अच्छी पोस्ट होती है और एज एन ऑफिसर ही आप एनआईए को ज्वाइन करते हैं। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। दैट मींस आप ग्रेजुएट हो, स्ट्रीम चाहे आपका कोई भी हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग किया है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी एज 30 साल तक होनी चाहिए, 30 साल तक आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसके अंदर रिजर्वेशन भी दिया जाता है और सबसे बड़ी बात, इस एग्जामिनेशन के बाद आप डायरेक्टली एनआईए को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। और सबसे बड़ी बात, आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को जब देते हैं तो इस एग्जामिनेशन के अंदर एनआईए के साथ साथ आप आईबी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन होते हैं, एनआईए भी ज्वाइन कर सकते हैं और एनआईए के अंदर आपको जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है सब इंस्पेक्टर की, जो कि ऑफिसर पोस्ट है और ग्रुप बी पोस्ट है। उसके बाद अगर आप एक बड़ी पोस्ट एनआईए के अंदर लेना चाहते हैं, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा। यूपीएससी सीएसई मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सीएसई एग्जाम क्रैक करने के बाद जब आप आईपीएस या आईआरएस के पद पर होते हैं, आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आप अगर वो भी अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं या आईआरएस अधिकारी है, उसके बाद भी आप एनआईए ज्वाइन कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको एनआईए में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है जिसमें आईएएस, या हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली एक अधिकारी के तौर पर आप एनआईए को ज्वाइन करते हैं। चाहे फिर आप आईपीएस हो या आईआरएस हो, आप एनआईए को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेजरली ये 2 तरीके हैं जिसके थ्रू आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं और देश की रक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं।
देश की इन सारी एजेंसी में काम करने वाले लोग भी देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इन एजेंसीज के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। लाइफ आपकी बहुत एडवेंचरस होती है, आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीते, आपकी लाइफ बहुत अलग हो जाती है। और आपको ये पता होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन है अपने देश की रक्षा करना। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।